स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। तो सबसे पहले हम देखें फोर्स क्या चीज़ है। हम दिन भर में बहुत कुछ काम करते रहते हैं जिसके अंदर हमें शरीर से कोई ना कोई फोर्स लगाना होता है। जैसे कि हम किसी गेट को खोल रहे होते हैं तब भी हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, या फिर चलते चलते किसी गाड़ी रुक गई है तो गाड़ी को भी हम फोर्स लगाकर उसको धक्का देकर इसको स्टार्ट करते हैं। तो दिन में हम बहुत सारे काम ऐसे ही फोर्स से करते हैं। तो आज हम इसी फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे फोर्स, पुश और पुल। फोर्स जो हम पुश और पुल के अंदर करते हैं कैसे, जैसे कि आप देखिए, जब हम हॉकी खेल रहे होते हैं तो क्या करते हैं, उससे हम अपनी स्टिक से उसको बॉल को पुश करते हैं जिससे बॉल के ऊपर फोर्स लगता है। फोर्स लगने के बॉल बॉल आगे मूव होने लगती है। और जैसे अगर हमें किसी दरवाजे को खोलना है तो हम क्या करेंगे, उस दरवाजे को अपनी ओर खींचेंगे, उससे क्या होगा, वो पुल होगा अंदर की तरफ और उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो वो खुल जाएगा। इसी टाइप से हम आगे भी देखेंगे। तो फोर्स क्या है इन साइंस, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। यहाँ आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इन साइंस, अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो ये आपकी डेफिनेशन होगी, आपको इसको लिखना है। और फोर्स क्या होता है, अगर हमने किसी के ऊपर उसको पुश किया और पुल किया है तो क्या होगा, उसकी जो पोजीशन होगी उस पोजीशन के अंदर क्या होगा, चेंज आएगा। दोज वी कैन से दैट द मोशन इम्परेटेड द टू ऑब्जेक्ट वॉज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। अब देखिए, हम जब भी किसी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो कुछ ना कुछ उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आएगा। तो हम कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे किया गया ऐसा वर्क है जिसकी वजह से उसकी पोजीशन के अंदर चेंज आता है, यानी ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज ला देते हैं, उसे हम फोर्स कहेंगे। जैसे हम यहाँ देखेंगे, फोर्स आर ड्यू टू एन इंट्रैक्शन। जो फोर्स होता है वो हमेशा इंट्रैक्शन से होगा। इंट्रैक्शन के कारण जो फोर्स है उसके बारे में हम देखेंगे कैसे कैसे फोर्सेज है ये। जैसे कि एक आदमी यहाँ पे हम बताया गया है जो कि क्या है, कार के पीछे खड़ा है। अब अगर गाड़ी रुकी हुई है तो ये क्या करेगा, इसको आगे की तरफ पुश करेगा। पुश करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो पुश करना भी एक तरह का फोर्स है। जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगाया तो गाड़ी क्या होगी, ये जो कार है ये आगे की तरफ मूव करना चालू कर देगी। इस तरफ गर्ल्स है, ये गर्ल्स क्या कर रही है, ये एक दूसरे को पकड़ कर घूम रही है। तो क्या कर रही है, ये एक दूसरे को पुश कर रही है, पुल कर रही है। तो आप भी ऐसा गेम खेलते हो बस। तो इस गेम के अंदर क्या होता है कि ये दोनों गर्ल्स, ये वाली इसको इस तरफ पुल कर रही है और ये वाली इसको इस तरफ पुल करती है, जिससे एक दूसरे को खींचते हैं और चारों तरफ घूमते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। ओके, अगर किसी ने, एक ने कम और एक ने ज़्यादा लगाया होता है, जैसे कि इसने कम फोर्स लगाया, इसने ज़्यादा फोर्स लगाया इधर और इसका फोर्स वीक है, तो क्या होगा, ये इसको इस तरफ खींच लेगी। लेकिन क्या करते हैं, ये दोनों अब एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं, जिससे ये क्या होता है, चारों तरफ घूमने लगती है। ऐसे का ऐसा, अगर आप किसी इंसान को और बैल को देख लो, ये दो जो यहाँ पे डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर अगर कोई इंसान किसी बैल को खींचा तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। सेम आगे एक्टिविटी दी हुई है, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई एक बॉक्स पड़ा है, ओके, इस बॉक्स को आप और आपका दोस्त जब एक ही डायरेक्शन में इसको पुश करेंगे तो क्या होगा। तो आप देखेंगे, आप जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे, यानी इसको पुश कर रहे थे, तो ये थोड़ा धीरे धीरे खिसक रहा था। अगर आपका दोस्त भी इसके साथ आके इसको इसी डायरेक्शन में पुश करेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगेगा और ये आसानी से उधर खिसकने लगेगा। ओके, और ऐसे अगर इसकी दूसरी कंडीशन ले लें कि आप इसको इस तरफ से पुश कर रहे हैं और आपका फ्रेंड आया, इसने क्या किया, मस्ती करते हुए दूसरी तरफ से इसको पुश करना चालू कर दिया, तो क्या होगा, तो आप देखोगे कि इस बॉक्स को आगे पुश करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा उस डायरेक्शन में ये बॉक्स आगे निकल जाएगा। लेकिन किसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड कम होगी, सिंगल इंसान की कंपैरिजन में इसके अंदर स्पीड कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स क्या लग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इनका फोर्स कम हो जाएगा। जबकि सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, फोर्स ऐड हो जाता है। तो इसमें लिखा हुआ है, फोर्सेस अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट इन सेम
डायरेक्शन एड टू वन अनोदर, मतलब कि जब सेम डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया जाता है तो क्या होता है, उनको आपस में जोड़ा जाता है। उससे क्या होता है, वो जुड़ जाते हैं और फोर्स ज़्यादा लगता है। और उसी तरह दूसरी तरफ देखा जाए कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब इफ द टू फोर्सेस एक्ट इन द opposite direction on the object, the net force acting on it's the difference between the two net force। तो मतलब कि अगर आप दोनों फोर्स ले और दोनों क्या एक दूसरे के ओपोजिट लग रहा है, तो नेट फोर्स यानी इस बॉक्स के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स क्या होगा, तो इन दोनों को हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे में से माइनस करना पड़ेगा, यानी इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, उतना फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड होगा। जनरली हम क्या करते हैं, फोर्स जो होता है, फोर्स के अंदर हमको डायरेक्शन बतानी होती है कि हमने फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है। जैसे यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तो इन दो कंडीशन में देखिए, हम मान लेते हैं कि आपने इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाया और आपका दोस्त भी इसको 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो क्या 5 न्यूटन फोर्स यही हमको पता होना जरूरी नहीं, इसके साथ फोर्स के साथ साथ हमको क्या जरूरी है, हमको इसकी डायरेक्शन भी पता होनी जरूरी है। क्यों, तो देख लो कि अगर आप दोनों एक ही साइड में अगर फोर्स लगा रहे हो, तो आपका भी 5 न्यूटन और आपके फ्रेंड का 5 न्यूटन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10 न्यूटन, क्योंकि आपके दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसी जगह आपने क्या किया, अपना जो फोर्स है वो उसका ऑपोजिट साइड में फोर्स लग रहा है। जैसे कि आपने लगाया यहाँ पे 6 न्यूटन फोर्स और आपका जो फ्रेंड है वो 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो कहने का मतलब है नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स क्या होगा, अब डायरेक्शन दोनों की चेंज हो गई है, तो हमको इनमें से माइनस करना होगा, तो 1 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर अप्लाइड होगा, क्योंकि आप दोनों की क्या है, डायरेक्शन चेंज है। तो अब हम देखेंगे ज़्यादातर कंडीशन में हम जब भी फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं उस, तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू ये इसकी क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है। आगे हम देखेंगे अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, मोशन हमेशा चेंज हो जाता है। तो देखिए अगर हम देख लें कि यहाँ पे कोई बॉल पड़ी है और किसी ने आके इसके ऊपर क्या किया, थोड़ा फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ये बॉल आगे खिसक के आगे से आगे चलती जाएगी, मतलब ये मूव करेगी। ओके, और ये जो बॉल आगे से आगे चलती जा रही है, चलती जा रही है, आपने क्या किया, अपनी हथेली को इसके बीच में यहाँ पे रख दिया। ओके, ये हथेली यहाँ पे रख दी तो क्या होगा, बॉल यहाँ पे आके रुक जाएगी। उसके बाद चाहे हथेली हटा भी देंगे तो बॉल यहाँ पे रुकी रहेगी, इसकी क्या होगी, स्पीड चेंज हो जाएगी। तो स्पीड के ऊपर इसकी कैसे डिपेंड करता है, अगर कोई बॉडी एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, ऑलरेडी पहले मूव कर रही है, उसके ऊपर आप और फोर्स लगाएंगे, उसी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, स्पीड है, स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। जब बॉडी की मोशन की डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो इसकी स्पीड में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, इसकी डायरेक्शन अगर इस तरफ है और हमने क्या किया, फोर्स इसके ओपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो क्या होगा, इस बॉल की जो स्पीड है वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। और जब ये फोर्स इसकी स्पीड को पूरा मैनेज कर ले तो क्या होगा, इस लास्ट में जाके ये बॉल रुक जाएगी। इसके लिए इसको परफेक्ट फोर्स इसके ऊपर लगाना होगा। ये फोर्स हम कहाँ लगाते हैं, जैसे कि गाड़ी के जो ब्रेक होते हैं, तो ब्रेक यही काम करते हैं, जब गाड़ी आगे मूव कर रही होती है तो ब्रेक उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से क्या होता है, गाड़ी रुक जाती है। अगर ये फोर्स नहीं होता तो गाड़ी आगे से आगे चलती रहती है। तो ये जो फोर्स होता है वो एक डिक्रीजिंग फोर्स है, तो इससे हम गाड़ी की स्पीड को कम कर सकते हैं। तो फोर्स किसी भी मोशन की किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है, उसकी स्पीड को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि फोर्स उसकी मोशन की डायरेक्शन में लग रहा है या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर उसकी डायरेक्शन में ही लग रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, और उसकी मोशन की डायरेक्शन में अपोजिट में लग रहा है तो इसकी स्पीड घट जाएगी। यहाँ एक जो बच्चा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा इस टायर को घुमा रहा है एक लकड़ी के सहारे। जो टायर क्या कंटिन्यू आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब इसकी स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन ये स्पीड ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रही है, आप सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इस रोड के ऊपर चलता है तो यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स मतलब ये टायर घिसता रहता है, घिसावट इसकी स्पीड को क्या करती है, कम। तो धीरे धीरे अगर आप इसको ये नहीं चलाएगा कंटिन्यू तो क्या होगा, धीरे धीरे ये टायर यहाँ आके रुक के गिर जाएगा। लेकिन क्यों, क्योंकि इसके फ्रिक्शन फोर्स इसकी जो
मोशन है उसके ऑपोजिट साइड में क्या लगाता है, एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम होती रहती है और लास्ट में जाके गिर जाएगा। लेकिन जो ये बच्चा है जो इसको स्टिक से बार बार घुमा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको कंटिन्यू फोर्स दे रहा है, जिससे स्पीड वापस बढ़ती जाती है और ये टायर आगे से आगे घूमता रहता है। और देखिए, अगर यहाँ से कोई बॉल हमने इसको थ्रो की, थ्रो करने के बाद ये आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, जैसे कि मान लें इस तरफ बढ़ती जा रही है और हमने यहाँ पे क्या रख दी, एक एक ऐसी टेढ़ी स्टिक रख दी, तो ये यहाँ से टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, इस स्टिक की जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में ये बॉल की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, स्टिक ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, ये फोर्स क्या कर रहा है, ये फोर्स इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा है। तो इस टाइप से हमने बहुत सारे गेम देखे, जैसे कि हम जो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट के अंदर क्या होता है, एक बैट से जब बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है तो बॉल क्या होती है, बॉल इस डायरेक्शन इसके ऊपर आती है, ये इधर हिट होती है, हिट होने के बाद ये इसकी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और चेंज करने के बाद ये बॉल को जहाँ इसको मारना होता है अपनी इच्छा से उसको हिट करके भेज देता है। तो क्या किया इस बैट्समैन ने, इस बैट्समैन ने ये किया, जो बॉल की जो स्पीड थी उसके अंदर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या, इसकी जो डायरेक्शन थी उस डायरेक्शन को चेंज कर दिया। डायरेक्शन के साथ साथ ये किसको चेंज कर रहा है, उसकी स्पीड को भी चेंज कर देता है। तो देखिए फोर्स क्या क्या कर सकता है, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है, साथ ही साथ उसके जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज कर सकता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ आपको दी हुई है, तो आप ये एक्टिविटीज़ देखिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाए तो वो उसका शेप भी चेंज कर सकता है। जैसे जैसे देखिए, आपके पास एक बलून है, ओके, उस बलून को आपने क्या किया, फुला दिया है। अब आप इसको दोनों हाथों से इसको दबाइए, दबाएंगे तो क्या होगा, ये बलून का शेप वो क्या होगा, फैलता जाएगा और इसका शेप क्या होगा, चेंज होगा। और जैसे ही आपने हाथ हटाया तो क्या होगा, बलून के अंदर की एयर भी फोर्स लगाएगी और ये अपने पहले वाले शेप के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिससे हम इसका शेप बदलते रहते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे आते हैं जिसका हम शेप बदलेंगे। जैसे कि जो बॉडी वगैरह बनती है गाड़ी कार्स वगैरह की, तो उनके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास जो सीट आती है वो एकदम प्लेन होती है। जो स्टील की सीट आएगी वो कैसे आएगी, प्लेन आएगी। लेकिन क्या करते हैं, हमको उसको शेप में बदलना होता है, तो हम क्या करेंगे, इधर से इसके ऊपर क्या लगाएंगे, प्रेशर, मतलब कि एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है होगा, उसके ऊपर इसको हम रख देंगे। तो अगर हम यहाँ से इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, ये मुड़ के कैसा बन जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा। तो हम इसका क्या कर रहे हैं, शेप को चेंज कर रहे हैं। हम डेली रूटीन में बहुत सारे काम करते हैं जिससे प्रेशर से किसी भी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो बदलता रहता है। जैसे हम अलमारीज बनाते हैं या फिर कोई भी फर्नीचर वगैरह जो स्टील का बनता है, तो उसके ऊपर क्या यूज़ किया जाता है, फोर्स ही हम अप्लाई करते हैं और उसका शेप बदल देते हैं। अब यहाँ लिखा है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब जो हमारे कांटेक्ट में आने से जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले दिया मस्कुलर फोर्स, जो हमारे मसल्स है उन मसल्स की एक्शन की वजह से जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसको हम क्या करेंगे, मस्कुलर फोर्स। जैसे अगर हम किसी चीज़ को ऊपर उठा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो सारे उसके अंदर एक्टिव हो जाएंगे, वो वर्क करेंगे। तो उन मसल्स की वजह से लगने वाला फोर्स ही क्या कहलाता है, मस्कुलर फोर्स। सेम ही ये मस्कुलर फोर्स क्या होता है, इंसानों में होता है नहीं, जितने भी प्राणी हैं इस दुनिया में इन सब के अंदर मस्कुलर फोर्स होता है। जैसे कि यहाँ पे जो ये बैल इतना बड़ा टांग ये खींच रहा है बैलगाड़ी को, तो क्या कर रहा है, ये अपना मस्कुलर फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। आगे है फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, तो उससे ऊपर आपके डेफिनेशन लिखी हुई है कांटेक्ट फोर्स की, तो यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिंस द मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड अ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्यों कहते हैं इसको, मस्कुलर फोर्स को, क्योंकि मसल्स तब ही फोर्स अप्लाई कर सकते हैं जब वो किसी के कांटेक्ट में। आप दूर से खड़ा किसी चीज़ को धक्का नहीं दे सकते, उसके लिए आपको उसको पास में जाके हाथ से धक्का देना पड़ेगा, यानी उसको टच करना पड़ेगा, इसलिए उसको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी जो फोर्स है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं घिसना। घिसने से क्या होता है, देखिए जो कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे नीचे वाला फर्श अगर ये थोड़ा खुरदरा होता है इस टाइप से, मतलब कि इसके पूरा चिकना नहीं है, तो क्या होगा, अगर आप यहाँ से कोई चीज़ इसको लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो आपको आगे ले जाने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों,
क्योंकि ये खुरदरा होने की वजह से इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, एक घिसावट आ रही है। ये घिसावट क्या करती है, ये हमेशा मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। इस फोर्स की वजह से क्या होता है, इसकी स्पीड कम होती है। और उसी जगह आपको कोई प्लेन, अगर आपको कोई फर्श दे दिया जाए, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट को धक्का देना हो, तो ये आराम से स्लिप होगा। क्यों? क्योंकि नीचे वाला फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कम है। तो अगर आप इसको धक्का देंगे तो क्या होगा, ये आसानी से आगे खिसक जाएगा। लेकिन खुरदरी जगह पर धक्का दोगे तो क्या होगा, ये आगे नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर ज़्यादा होगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कम होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स होता ज़रूर है, लेकिन ये देखना है कौन सी जगह पे फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है। जिस जगह पे फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, वहाँ पे हमको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बहुत सारी हमारी जो एनर्जी है वो लॉस होती है। जैसे कि जो मशीनरीज हम यूज़ करते हैं, तो मशीनों में क्या होता है कि जो पुर्जे हैं वो धीरे धीरे घिस जाते हैं। तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो किसी चीज़ की घिसावट नहीं होती, तो हमारे मशीन्स के अंदर जितने भी पुर्जे हैं तो वो घिस के पुराने नहीं होते और हम उनको यूज़ ले पाते। लेकिन अगर ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तब भी अ, हम कुछ नहीं कर पाते। अगर हमको रोड के ऊपर चलना है, ठीक है, चलना तो क्या होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। फ्रिक्शन नहीं होता तो मानिए कि गाड़ी का पहिया है, फ्रिक्शन होगा तब ये घिस के थोड़ा आगे बढ़ेगा, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि ये एक ही जगह पे इधर ही घूमता रहता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता है, ये इधर ही घूमता रहता है और आगे मोशन नहीं कर पाता। ओके। और दूसरी चीज़, हम जब गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाते हैं वो किसकी वजह से रुकती है, गाड़ी के अंदर जो ब्रेक लगाया जाता है, ये पहिया रुक जाता है। रुकने के बाद क्या होता है, इसके अंदर ये जो फ्रिक्शन लगता है इस टायर और इस नीचे रोड के बीच में, इस फ्रिक्शन की वजह से ये टायर थोड़ा सा आगे जाके रुक जाता है। बाई चांस अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, हम ब्रेक लगा देते, पहिया रुक जाता, लेकिन ये पहिया क्या है, जो टायर है वो स्लिप होता रहता है और स्लिप होता रहता है और आगे आगे बढ़ता रहता है। तो इससे गाड़ी कभी रुकती नहीं। तो फ्रिक्शन के एडवांटेज भी बहुत सारे और डिसएडवांटेज भी बहुत सारे। तो जब भी मशीनें जो होती है उसके अंदर हम एक लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ करते हैं। ये जो ऑयल होता है ये बहुत ही चिकना होता है। तो क्या होता है, जब दो पार्ट्स जो आपस में लगे हुए हैं, जिसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो ये ऑयल जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है उसके बीच में लगा दिया जाता है। जिससे क्या होता है, इनका जो बाहर का सरफेस होता है वो बहुत ही चिकना हो जाता है। चिकना होने की वजह से क्या होता है, ये कम घिसते हैं और एनर्जी लॉस भी बहुत कम होता है। आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या चीज़ है, तो आपने कभी देखा होगा कि आप जो सिर पर जो कंघी लेके बाल बनाते हैं, बाल बनाने के बाद अगर आप इसको पेपर के पास लेके जाएंगे, तो पेपर के पास ले जाने से क्या होगा, पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ओके। ये थोड़ा क्या होगा, ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये अट्रैक्ट क्यों होता है, क्यों? क्योंकि जैसे आपने उस कंघी को आपने आ, बालों पर रब किया, रब करने से क्या हुआ, कुछ चार्ज उस कंघे के ऊपर आ गए। चार्ज आने की वजह से क्या होता है, जब भी आप किसी पेपर के पास में उस कंघी को लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये पेपर आगे से थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। क्यों? इनके दोनों के बीच में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्या कांटेक्ट फोर्स होगा? नहीं, ये एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये कंघी इसको टच नहीं कर रही, ओनली इसके क्या है, पास में आ रही है। तो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। तो हम लिख सकते हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज इन एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेट एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, सॉरी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मैग्नेट हमको पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे इसको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, जब भी ये दोनों पास में आते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इस टाइप का फोर्स भी क्या होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ही आता है। और इस टाइप के फोर्स हमेशा इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम एक देख लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स के अंदर मैग्नेट। तो मैग्नेट आपने देखी है क्या है, जब दो मैग्नेट लेते हैं, इस मैग्नेट के अंदर इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल के पास दूसरी मैग्नेट का हम क्या लाते हैं, साउथ पोल लाते हैं। देखिए ऑपोजिट लाना पड़ेगा आपको, नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। जबकि अगर आपने क्या किया कि इसके नॉर्थ पोल की तरफ इसका भी नॉर्थ पोल किया, तो ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये एक दूसरे को धक्का देंगे और दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इन दोनों कंडीशन में आप देखिए, इन दोनों को वो आपस में कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, ये दूर से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपल करते हैं। तो ये जो फोर्स है एक नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है।
नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे कि हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो अर्थ क्या कर रही है, हमें अपनी ओर खींच रही है। तो क्या ये कांटेक्ट फोर्स है? नहीं, आप कांटेक्ट में नहीं भी होंगे, अगर आप थोड़ा ऊपर जंप करेंगे तो आप अर्थ के कांटेक्ट से दूर निकल जाएंगे, लेकिन क्या है, फिर भी अर्थ आपको अपनी तरफ खींच लेती है और आप क्या होता है, अर्थ के ऊपर वापस आके गिरते हो। ठीक है, अगर बाकी दुनिया में जितने भी बड़े प्लेनेट है, चाहे कोई भी प्लेनेट ले ले, वो अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स रखता है। ये जो फोर्स होता है एक नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स है, जिसके कारण आप उस प्लेनेट से चिपके रहते हैं। तो हर प्लेनेट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अलग अलग होता है। प्लेन दुनिया में जितने दूसरे ऑब्जेक्ट है उनका भी कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जरूर होता है, लेकिन जो छोटे ऑब्जेक्ट है उनका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना इफेक्टिव नहीं होता जिसकी वजह से हमको वो खींच पाए। अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स भी बड़ा होता है, ये अपनी तरफ उसको खींच लेता है। जैसे कि आप छोटा प्लेनेट लेंगे, प्लूटो। प्लूटो बहुत छोटा प्लेनेट है, जो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा नहीं है, तो वो अपने आसपास से जाने वाली चीज़ों को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। लेकिन अर्थ है, तो अर्थ से भी बड़ा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसका होता है? ये होता है जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर का साइज़ बड़ा है तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये इस अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बॉडी उसके कांटेक्ट में आए। तो हम लिख देंगे, एन ऑब्जेक्ट और द थिंग्स फॉल्स टूवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल देम। क्या होती है, जो ऑब्जेक्ट और थिंग्स होती है उसको अर्थ अपनी तरफ खींचती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। इस फोर्स को क्या बोला जाता है? ग्रेविटी कहा जाता है। प्रेशर, प्रेशर क्या चीज़ है? प्रेशर भी एक तरह का फोर्स ही है। तो ये जो फोर्स होता है वो हम किसी यूनिट एरिया पे लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे आप, ये एक छोटी सी कील है, तो कील को आगे से नुकीला क्यों बनाया जाता है? देखिए, कील जो होती है हमेशा आगे से नुकीली होती है। क्यों? क्योंकि आगे वाला जो हमारा जो इसका जो एरिया है वो एरिया हम क्या करते हैं, बहुत ही कम कर देते हैं। तो अगर यूनिट एरिया के ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखा है, तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। मतलब कम से कम एरिया पे अगर फोर्स ज़्यादा लगाया जाएगा तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। फोर्स क्या होता है? यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए। ए से मतलब है एरिया और एफ से मतलब फोर्स। फोर्स क्या है? किसी भी यूनिट एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है वो उसका प्रेशर कहलाता है। तो प्रेशर बहुत टाइप का होता है, ये हमेशा परपेंडिकुलरली किसके ऊपर लगता है, मतलब सीधा लगता है। तो जैसे कि ये इंसान अपने ऊपर जो सामान उठा के लेके जा रहा है, तो ये सामान भी इसके ऊपर क्या हो रहा है, ग्रेविटी इसकी तरफ फोर्स लगा रही है। तो ये फोर्स लगा रहा है और ये कैसा एकदम परपेंडिकुलर फोर्स है। तो इसके पर यूनिट एरिया के हिसाब से सिर के ऊपर, सिर का जो एरिया कवर किया है इसने, उसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसके ऊपर क्या लगा होगा, इसका प्रेशर होगा। तो प्रेशर के लिए इसने बहुत सारी एक्टिविटीज दे रखी है। इसने बोला है कि एक ग्लास की ट्यूब लीजिए, इस ट्यूब के नीचे एक रबड़ को कस के बांध दीजिए। अब क्या कीजिए, इसके अंदर आप पानी भरिए। पानी भरने से क्या होगा, नीचे वाला जो रबड़ है थोड़ा फूल जाएगा। अब क्या कर कीजिए, थोड़ी देर बाद में इसके अंदर थोड़ा, पहले इसकी हाइट नाप लीजिए और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा पानी और भरिए। पानी ज़्यादा भरने से क्या होगा, इसकी हाइट बढ़ेगी और हाइट बढ़ने से ये और ज़्यादा उभार करने लगेगा, उस उभर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा पड़ने लगेगा। ओके, तो परपेंडिकुलर ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है। परपेंडिकुलर लगने की वजह से इसका फोर्स ज़्यादा है। जिसका फोर्स ज़्यादा है उसका नीचे वाला रबड़ भी ज़्यादा फूल रहा है। इसी टाइप से यहाँ पे एक दो और इसने एक्टिविटी दे रखी है, तो ये एक्टिविटी आपको देखनी है। तो ये प्रेशर है, ये प्रेशर भी अलग अलग टाइप का होता है। तो यहाँ पे लिखा है, कैन यू नाउ से दैट द लिक्विड एग्जर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो यहाँ पे देखिए, क्या लिक्विड किसी भी कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? जी करते हैं। हमारी जो एयर है, एयर भी क्या करती है, हमारे ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती है। उसके लिए इसने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होती है? हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर क्या है, एयर है, भरी हुई है। उस एयर की वजह से क्या है, एयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो हम लिख सकते हैं, प्रेशर द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एयर इज नोन एज
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर जो चारों तरफ है एयर जो है हमारे चारों तरफ, वो हमारे ऊपर जो भी प्रेशर लगा रही है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो उसके लिए एक एक्टिविटी बताइए प्रेशर के लिए कि आपने जब कुछ रबड़ की ऐसी कप टाइप की कुछ शेप देखा होगा जिसके अंदर अंदर हम उसको दीवार से चिपका दिया करते हैं, इस टाइप से होता है, और इसको हम ऊपर से प्रेशर देते हैं तो अंदर की सारी एयर निकल जाती है और एकदम उसके ऊपर पिचक जाता है। पिचकने के बाद देखना कि हम उसको खींचने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ये खिंचता नहीं है। क्यों? ये उस दीवार के चिपक जाता है। किस कारण? क्योंकि एयर इसके चारों तरफ क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। तो एयर इसके चारों तरफ से प्रेशर लगाती है, और प्रेशर के लगाने की वजह से क्या होता है, ये दीवार के ऊपर चिपक जाता है। इसे हमें अगर दीवार से उखाड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर अपनी तरफ से और प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो आज हमने प्रेशर और फोर्स के बारे में पढ़ा है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर है, तो मैंने लगभग यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन आपको सर्कल करके बता दी थी। फिर भी आपको इसमें से चैप्टर को पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में नोट करना है।